अगर हम किसी भी एनिमल या प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली जीन्स पे डिपेंड करती है, और ये जीन्स ही किसी भी एनिमल या प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये जीन्स ही वो एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी एनिमल या प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होती हैं। अब ये जीन्स ट्रांसफ़र कैसे करे जा सकते हैं? जनरली जीन्स एक क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट जीन्स पेरेंट्स से प्रोजेनी या फिर हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर करे जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जीन्स हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में हर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कैरेक्टरिस्टिक का अपना एक पर्टिकुलर जीन का पेयर होता है, जिसमें से एक जीन डोमिनेंट होता है और एक जीन रेसेसिव होता है। लेकिन जब एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते टाइम जब पेरेंट्स अपने जीन्स या गैमेट्स अपनी बॉडी से ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम एक स्पेशल गैमेट्स होते हैं जो सिर्फ एक जीन को लेके जाते हैं, फिर चाहे वो डोमिनेंट जीन को लेके जाएं या रेसेसिव जीन को लेके जाएं। सो इसी मेथड से जब कभी भी मेल गैमेट जाएगा तो उसके पास जीन्स पेयर में नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल होंगे। और सेम इसी तरीके से जब फीमेल गैमेट जाएगा तो उसके पास जीन्स पेयर में ना होके सिंगल होंगे, और ये दोनों सिंगल जीन्स कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसमें जीन्स पेयर में प्रेजेंट हो जाएंगे। बट वो कैसे? यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मेल गैमेट्स एक जीन को लेके आया और फीमेल गैमेट एक और जीन को लेके आया, तो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलके हर एक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एक एक जीन लेके आए। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड एक एक जीन अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट को देखें तो हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन मेल गैमेट लाया होगा और एक जीन फीमेल गैमेट लाया होगा। और जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा अगर हम उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके पास हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो जीन्स होंगे, यानी कि फिर दोबारा ये पेयर ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। अब उस ऑर्गेनिज्म की हाइट इस बात पे डिपेंड करेगी कि मेल गैमेट वाला जीन डोमिनेंट था या फीमेल गैमेट वाला जीन डोमिनेंट था। यानी कि जीनोटाइप में अब उस ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन्स होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी। बट फिनोटाइप स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेल गैमेट ने जो जीन कैरी करा था वो डोमिनेंट था या फिर फीमेल गैमेट ने जो जीन कैरी करा था वो डोमिनेंट था। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स इन जीन्स की वजह से ही डिसाइड होती है। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट और रेसेसिवनेस पर ही डिपेंड करती है कि किस ऑर्गेनिज्म में जब वो ऑर्गेनिज्म बना तो किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा जीन डोमिनेंट था या कौन सा जीन रेसेसिव था। इसी बेस पे उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड होता है, यानी कि ये डिसाइड होता है कि वो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली कैसा दिखाई दे या उसके एक्सटर्नली कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स कैसे हों। तो इस चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मदर है जिसके हेयर का कलर ब्लैक है एंड एक फादर है जिनके हेयर का कलर ब्राउन है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि उनका जो प्रोजेनी होगा या चाइल्ड होगा उसके हेयर का कलर ब्लैक हो या ब्राउन हो। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ब्लैक एज अ कलर डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट, ब्लैक कलर यहाँ पर डोमिनेंट है और ब्राउन कलर यहाँ पे रेसेसिव है। अगर हम मदर का जीनोटाइप देखें तो मदर का जीनोटाइप होगा कैपिटल बी और फादर का जीनोटाइप होगा स्मॉल बी। यहाँ पे कैपिटल बी ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल बी ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन दोनों जीन्स में क्रॉस करवाएं और ये चेक करें कि नेक्स्ट जनरेशन के जो हेयर का कलर होगा वो कैसा होगा, चलो वो चेक करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कैपिटल बी को क्रॉस करवाएं स्मॉल बी के साथ तो यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। चारों केसेस में जो जीनोटाइप बनेगा नेक्स्ट जनरेशन का वो होगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। और यहाँ पे हमने पहले ही नोट कर लिया था
कि कैपिटल बी ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक कलर यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनी या चाइल्ड होगा उसके हेयर का कलर ब्लैक ही होगा, उसके हेयर का कलर ब्राउन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हमने जो हेयर का कलर लिया था मदर और फादर का, उनकी हमने प्योर ब्रीड को कंसिडर करा था। अगर हम इम्प्योर ब्रीड को कंसिडर करते तो उसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता था, लेकिन अगर हम फादर की बात करें और फादर के हेयर का कलर ब्राउन था तो उनका जीनोटाइप स्मॉल बी और स्मॉल बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर एक रेसेसिव जीन है और रेसेसिव जीन अपनी जैसी कैरेक्टरिस्टिक बाहर तभी रिप्रेजेंट कर सकता है जब उसके जीनोटाइप में प्रेजेंट दोनों जीन्स रेसेसिव हों, दैट इज स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। और अगर हम इस केस को कंसिडर करें कि मदर का जीनोटाइप था कैपिटल बी स्मॉल बी और फादर का जीनोटाइप था स्मॉल बी, और अब इस केस में क्रॉस करवा के देखें और ये डिसाइड करें कि कितने परसेंट चांस हैं कि चाइल्ड के हेयर का कलर क्या हो। सबसे पहले हम कैपिटल बी को स्मॉल बी से क्रॉस करवाएंगे तो बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। नेक्स्ट दोबारा कैपिटल बी को स्मॉल बी से तो दोबारा फॉर्म होगा कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके बाद स्मॉल बी को स्मॉल बी से तो बनेंगे दोनों स्मॉल बी। नेक्स्ट स्मॉल बी को स्मॉल बी से तो दोबारा बनेंगे स्मॉल बी और स्मॉल बी। यहाँ से हमने ये देखा कि चार में से दो जेनेटिक स्ट्रक्चर या दो जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बना है वो फिनोटाइप में ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेंगे और दो जो जीनोटाइप बने हैं वो फिनोटाइप में ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 50-50% चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग के हेयर का कलर ब्लैक हो या फिर ब्राउन हो। नेक्स्ट इसी मेथड का यूज़ करते हुए डोमिनेंट और रेसेसिवनेस का यूज़ करते हुए एक जीन में हम किसी का भी ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप कुछ है तो उसके प्रोजेनी या चाइल्ड या फिर हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा।